पंकज शर्मा जी, इससे पहले मैं राजेश जी आपके पास आऊं। राजेश जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी, रेणु जी, नरेश जी, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलसी, एक एमएलसी, एक जिला अधिकारी ने ये ऑफिशियली कैमरे पे बोला कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने जा रहे हैं, हमको ऑर्डर आ गया है कि भैया कांग्रेस का ऑफिस रंग रोगन शुरू कर दो। तो क्या आपने मान लिया है कि वायनाड से हार रहे राहुल गांधी? क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि केसी वेणुगोपाल ने बूथ बाय बूथ, रेणु जी, बूथ बाय बूथ वोट्स निकलवाए हैं, क्योंकि जो पिनाराई विजयन सपोजिटली ऑन द बुक्स या हम जैसे पत्रकारों के सामने के लिए आपके साथ अलायंस में है, उसी पिनाराई विजयन ने, रेणु जी, राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोला है। और जिस तरह से एनी राजा को सपोर्ट किया है, ये क्लियर है कि राहुल गांधी के पास इट्स नॉट दैट इजी फॉर हिम एनीमोर। उनके लिए कोई बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल। वायनाड, देखिए, वायनाड का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी वहां हैंड्स डाउन जीत रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि लेफ्ट पार्टीज जो हैं और कांग्रेस वो इकट्ठा इंडिया अलायंस में है, पर केरला में समझा तो आप देश को भी रही हैं कि किस तरह से मोदी हारेंगे, 14 से समझा रही हैं आप। बीजेपी समझता कोई नहीं है, दिक्कत है बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहते। वायनाड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आज वहां चुनाव हो गया, कल के बाद ये संभव है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। उनकी सर्वे सब कह रही है, उनको हक है लड़ने का दूसरी सीट पे, उसमें काहे इतनी परेशानी हो रही है? अगर वो लड़ेंगे तो मतलब उसमें ये तो नहीं कि वायनाड से हार रहे हैं, वायनाड से वो जीत रहे हैं। और एनी राजा को बहुत ज्यादा वोट मिला है, सपोर्ट मिला है, तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम का बात नहीं है वहां पर। और अमेठी और रायबरेली दोनों का डिसीजन होना है और अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वहां नॉमिनेशन ही कल से शुरू हो रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और अलर्ट होके ये जो कोइंसिडेंस हुआ है, इसको शायद नहीं होने देना चाहिए था। मैं नरेश जी और पंकज जी की बात आ रहा हूं, लेकिन मैं राजेश गुप्ता जी, आपने मनोज सिंह को सुना? मनोज सिंह कह रहे भाई, ये जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो बात कर रही है, वो इतना है नहीं ऐसा। लोग नेशनल पिक्चर पे वोट कर रहे हैं। राजेश जी, देखिए, क्योंकि आप ही वो दल है विपक्ष में कांग्रेस के अलावा जो नेशनल है, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ऐश्वर्या जी, देखिए, हर एक आदमी के वोट करने का जो वजह होती है वो अलग होती है, और एक पढ़ा लिखा और जो समझदार आदमी होता है वो इस बात को देखता है कि माहौल क्या है। आज से 2 महीने पहले जो परिस्थिति थी और जो आज की परिस्थिति है, तो रामशु जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जमीन की चीजों को अगर समझें, उन्होंने बड़ी समझदारी से जब योगी जी की बात करी तो अमित शाह जी का नाम बीच में ले दिया, क्योंकि रामशु जी को पता लग गया कि कुछ गलत ऐसा मुंह से निकल गया है कि अमित शाह जी नाराज हो सकते हैं। योगी जी बाद में मोदी जी के, तो अमित शाह जी कहा जाएंगे, तो उन्होंने उनका नाम ले दिया। वो समझदार प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। आप लोग दूसरी पार्टियों के बारे में इतना ध्यान रखते हैं ना? नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वो हमारा रखते हैं, उनका रखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो जनता आप सबका ध्यान रखेगी। हाँ, बोलिए। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जनता के लिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया है, देखिए 2 महीने पहले मुद्दे कुछ और थे, बेरोजगारी, महंगाई, तब भी मुद्दा थी, लेकिन आज अगर आप जनता में जाए, मैं खासतौर से दिल्ली जैसे राज्य की बात करूं, जहां लोग पढ़े लिखे हैं, मीडियम वर्ग से ज्यादा आते हैं, वो लोग इस बात से बहुत नाराज हुए कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तरीके से बिना किसी वजह से बंद करा। बार बार हमें कहते रहे कि 60 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी जी से लिए, उसका कोई जवाब भाजपा आज तक दे नहीं पाई। ईडी किस तरीके से विपक्ष के लोगों को जेल में डालती है, और जो अच्छी कंपनियां हैं, भेल रेल उनको बेच के ही अपने दोस्तों को दे देते हैं। तो लोग इसको देख रहे हैं ना कि दोस्तों के लिए तो भेल और दुश्मनों के लिए, विपक्षियों के लिए जेल। तो लोग इस बातों को देख रहे हैं, लोग इस बात से बहुत गुस्सा में है। और आज अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियर है कि लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि किस तरीके से ये 400 सीटें कहते हुए संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, इनके कैंडिडेट कर रहे हैं, इनके पूर्व सांसद कर रहे हैं। आपने भी टीवी में दिखाया होगा, आप दिखा सकते हैं। तो लोगों का कोई समझ में आ गया है कि 300 सीटों लेने के बाद में इन्होंने विपक्ष को जेल में भेज दिया। भगवान ना करे कल को 400 आ गई तो ये क्या करेंगे, इस बात से लोग बहुत डर गए हैं। संविधान लोग डर गए कि आप डर गए? मनोज सिंह इन द मिडिल। लोगों से नहीं, लोग डर गए हैं कि आप डर गए? नहीं, लोग डर गए हैं कि विपक्ष की विपक्षी दल डर गए। नरेश कौशिक जी, मैं समझना चाहता हूं, विपक्ष ये जो एजेंसी का डर, एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण से पहले, नहीं एक सेकंड, राजेश जी वापस आऊंगा। नरेश कौशिक जी, ये प्रधानमंत्री ने पहले चरण के बाद भी, दूसरे चरण से पहले भी बोला, भैया जिसने करप्शन किया है उस पर काम होगा। सो बीजेपी उस पर फॉल बैक नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है जनता डर गई, जनता डर गई। तो सचमुच जनता डरी है कि ये नेता डरे हैं विपक्ष वाले?
देखिए, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूँ कि ऑडियो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं, आप ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो पहले चरण में जो जिस तरह से प्रचार किया और उसके बाद जो आज की जो स्थिति है उसमें जो है कुछ फर्क तो दिखता है। दोनों अपने आप में वो ज्यादा पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। वो चाहते हैं कि जो फ्रिंज पर जो लोग बैठे हैं वो आके निकल कर आए और वोट दें, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मविश्वास तो प्रधानमंत्री में और भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। लेकिन अगर आप विपक्ष के लोगों से बात करेंगे, उनमें भी आत्मविश्वास तो है। उनको लगता है कि कोई अंडर करंट है। जहां तक अंडर करंट इज द वर्ड देखी है तो मुझे तो कोई अंडर करंट जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन यह बात जरूर है कि इस समय जो साबित करेगा कि सरकार मोदी जी वापस आते हैं और कितने बहुमत से वापस आते हैं, ये तय करेगा जो बहुत बड़ी तादाद में जो वो मतदाता वर्ग है जिसने फैसला इन मतदान केंद्र में जाने से पहले नहीं किया था। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो तो कोई भी बात हो वो उनको वोट देंगे जी। इसी तरह से INDA वाले हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे। वो पहले से तय कर चुके हैं कि वो मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो बीच का वर्ग है, जी सुन रहे हैं ना, आमतौर पर ज्यादातर चुनावों में ये तय करता है कि सरकार किसकी बनती है और बनती है तो कितने बहुमत से बनती है। वो जो वर्ग है वो अभी फैसला कर रहा है। आज किसने उसने किस तरह से वोट दिया है ये तो हमें जाहिर है कि 4 जून को पता चलेगा। और लेकिन और अभी 5 जो है फेजेस और बाकी हैं और उसमें ये पता चलेगा कि कितना उत्साह बढ़ता है। लेकिन जैसे आज शुरू में लग रहा था कि मतदाताओं में उत्साह कुछ कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर कुछ कम होती गई, लोग आते गए मतदान केंद्रों पर, तो उससे जो है काफी अंडरस्टूड दिनेश जी। इसी तरह से पिछला जो फेज था उसमें भी यही था। तो पॉइंट सुधांशु जी, एक ये नारा, नरेश जी बिल्कुल, आई एम टेकिंग फ्रॉम दैट क्यू। और नरेश जी को लगता है कोई अंडरकरंट नहीं है। लेकिन अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें, सुधांशु जी, अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें तो मैं बता रहा हूं, वो तो बोल रहे हैं पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रहे हैं अंडर करंट है, जो नरेश जी को नहीं दिख रहा लेकिन कांग्रेस और सपा के नेताओं को दिख रहा है, विपक्ष के नेताओं को दिख रहा है। वो कह रहे भाई अंडर करंट है, तुम नहीं समझ रहे हो, अंडर करंट है, तुम नहीं समझ रहे हो। सुधांशु जी, आई वांट योर कमेंट ऑन दैट। और फिर पंकज जी और रेणु जी ऑन द अदर साइड। मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, उन्होंने कहा पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा ये, तो एक हिंदी में कहावत होती, जुम्मे 4 दिन। बस जुम्मे 4 दिन गुजरने दीजिए, उसके बाद सब कुछ सामने हो जाएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उनको क्या करंट दिख रहा था कि राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ में भाजपा साफ है। यही था ना। और जब रिजल्ट आया तो किसको करंट लगा? जो अंडर करंट देखने वालों को ऐसा जबरदस्त करंट लगा कि वो उस करंट के झटके से आज तक उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, धरातल पे उतरकर काम करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते दिख रहे हैं, इतना कौन सा विपक्ष का नेता मेहनत करता दिख रहा है? जबकि वो सरकार भी चला रहे हैं। सोचिए, रात्रि में आके सरकारी कार्य भी करना पड़ेगा। इसके बावजूद ये होती है उत्कटता, दृढ़ता कार्य करने की। और धरातल पे हम कैसा काम करते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां बहुत आश्चर्यजनक परिणाम माना गया, हमने 18,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 लोकसभा और 4 विधानसभा से हम लगातार हारे थे। फिर यह तय किया गया कि इनमें से मेहनत करके कितने जीते जा सकते हैं। तो कहा गया जीतोड़ मेहनत की जाए तो 12,000 में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, और 6,000 हमने जीत लिए उस 18,000 में। ये होता है। अब जैसे राजेश गुप्ता जी ने बोला, देखिए बहुत बढ़िया कमेंट तो करने लगे हमारे बारे में कि साहब भाजपा के में ये दिखाई पड़ता, वो दिखाई पड़ता, पर नहीं बता पाए कि भाई केजरीवाल जी जिस कारण से जेल में जाके इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ठीक उसी आरोप में, उसी मुद्दे पे मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा ले लिया भाई? उप मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम और मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम। कोई बात नहीं। अब तब अन्ना गुरु थे रामलीला मैदान में, अब लालू गुरु है रामलीला मैदान में। तो लालू जी से प्रेरणा ली होगी। लालू जी जब जेल गए थे
तो अपनी पत्नी को देखे गए थे और लालू जी का बड़ा एक प्रसिद्ध कोट था कि अब हम जलवे से राज करेंगे। तो उन्होंने कहा मतलब जलवे से क्या मतलब जेल से सरकार चलाएंगे? अरे नहीं, मतलब जलवे से राज करेंगे। तो लालू जी के बारे में सुनने में आता था लोग जेल में जाके कंसल्टेशन करते थे कि सरकार कैसे चलाई जाए। आज ये उनसे आगे चले गए, ये जलवे से और जलवे से दोनों राज करने लगे। मगर ये बताइए राजेश जी, ये सुनीता केजरीवाल जी स्टार प्रचारक में नंबर 1 कैसे आ गई? नंबर 1 प्रचारक तक ही सीमित रहेगा। केजरीवाल जी का नाम है। नहीं सुधांशु जी, एक इसमें ऐड कर लीजिए, स्टार प्रचारक तक ही रहेगा। नहीं, अरे लड़ तो नहीं लेंगी, नहीं, इलेक्शन भी तो नहीं लड़ रही। अरे मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए। जैसे केजरीवाल जी ने अपने गुरु अन्ना को, जो हिंदी की कहावत होती गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर हो गए, वो धता बता के मुख्यमंत्री बन है। अब लग रहा है लालू गुरु से भी आगे निकल जाएंगे ये चेले। अब देखिए, तो मुझे लगता है वो उसी नक्शे कदम पे वहीं जाके बैठ रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि आप हमारे लिए और अपने लिए अलग कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम क्यों? और सुनीता जी नंबर 1 स्टार प्रचारक क्यों? अब ये स्टार की तरह चमकता हुआ जो आपका चेहरा है, ये दिल्ली वालों की आंखों में बहुत चुभता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है और आपके सारे नैतिक आधार को ध्वस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।